नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन्स, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस एसआई और अन्य एग्जाम जो भारत में आयोजित होती है उनमें आप भाग लेना चाहते हैं, उनके आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास वरदान साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक बार क्लास को जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इनमें से वह कौन सा देश है जिसको सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थाईलैंड, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित देश है और सफेद हाथियों की भूमि के नाम से, मतलब यहां पर सफेद हाथी जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाए कि पूरव का मोती किस देश को कहते हैं, तो पूरव का मोती देश तो श्रीलंका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चारागाहों का स्वर्ग किसको कहते हैं, तो चारागाहों का स्वर्ग दोस्तों न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के वो घास के मैदान हैं जिनको दोस्तों कैंटबरी के नाम से भी जानते हैं। ये उनका भौगोलिक शब्द है, कैंटबरी के नाम से जानते हैं। वैसे दुनिया में चारागाहों का स्वर्ग वाला जो देश है वो कौन है? न्यूजीलैंड है। इसी प्रकार से दोस्तों और भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे दुनिया में किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों कांगो प्रजातांत्रिक जो गणराज्य है उसको वनों के देश के रूप में पहचाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं। कौन लघु यूरोप कहलाता है? कौन चढ़ते हुए सूर्य का देश? कौन उगते हुए सूर्य का देश? कौन छिपते हुए सूर्य के देश के रूप में? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक मैं एक एक करके आपको करवा दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंगारू का देश के नाम से कौन विख्यात है? कंगारू दोस्तों, कंगारुओं का जो देश है वह कौन है? ऑस्ट्रेलिया की वो जो प्यासी भूमि का महाद्वीप या देश जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इसको कंगारुओं का देश कहते हैं। कंगारू उनका राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपसे यहां पूछा जाए कि सांपों का देश किसको कहते हैं, कि दुनिया में वह कौन सा देश है जिसको सांपों का देश कहते हैं, तो दोस्तों वह देश है ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। या फिर दोस्तों आपसे एक बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका क्वेश्चन है, और वो है निम्न में से किसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा निम्न में से किसको कहा जाता है? दोस्तों याद रखना, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप यहां पर याद कर ले। भले ही हमारे यहां पर क्लास में क्वेश्चन कम हो, लेकिन क्वेश्चन यहां पर व्याख्या सहित पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों रूस का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है, दुनिया का मैनचेस्टर है, पूर्व का मैनचेस्टर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। मैनचेस्टर वह है जहां पर सूती वस्त्र के सबसे ज्यादा कारखाने, सूती वस्त्र का उत्पादन जहां पर ज्यादा होता हो। और यहां पर पूछा गया है रूस देश का मैनचेस्टर, मतलब रूस देश में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन कहां पर होता है? तो उसको इवानेवो शहर में होता है। ये वहां पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। दोस्तों इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दुनिया के मानचित्र की बात कर रहे हैं कि पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है, पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है ओसाका को। ओसाका जो जापान में स्थित है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार पूछ जाते हैं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये मैनचेस्टर का मतलब है सूती वस्त्र के उत्पादन वाला। जो यूरोप इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर है उसकी उपमा अलग अलग देश अपने शहरों को देते हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम
क्या है? दोस्तों एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है प्राचीन देशों के नाम। तो यहां पर तुर्की अथवा आपने नाम सुना होगा टर्की, जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, जो यूरोप में भी स्थित है और ये कौन से में, एशिया महाद्वीप में भी आता है। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया में। जैसे रूस है, यूरोपीय रूस है और एशियाई रूस के नाम से जाना जाता है, वैसे ही टर्की अथवा तुर्की है, ये भी यूरोपीय और एशियाई दोनों में फैला हुआ है, दोनों महाद्वीपों की सीमा पर फैला हुआ है। उसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। इस अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या था? अंगोरा था। क्या नाम था? अंगोरा। तो इसको आपको याद ही रखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या, इस तरह से ये जो भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल है। उसके बाद में पूर्वी तट की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु, उसके बाद सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश, उसके बाद में ओडिशा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब कि आंसर क्या होगा? 9 होंगे। तो भारत के 9 राज्य हैं ऐसे जिनको अपन तटीय राज्यों की में शामिल करते हैं। याद रखना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी सीमा वाला राज्य, तो वह कौन है? गुजरात की सीमा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा जो है वो किसकी है? गुजरात की है। सबसे कम आपसे पूछ जाती है कि सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, तो दोस्तों वह किसकी है? गोवा की है। अगर आपसे पूछ जाए कि गुजरात के बाद दूसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो वह कौन है? वह आंध्र प्रदेश है और वह सीमांध्र है। ये इसका दूसरा नंबर और गुजरात का तटरेखा की दृष्टि से पहला नंबर है। दोस्तों मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो आपको लिखनी है 6100 किलोमीटर। अगर आपसे द्वीप समूहों सहित पूछी जाए कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा रेखा की लंबाई, कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, द्वीप समूहों सहित समुद्री तटरेखा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो आपको लिखना है 7516.7 किलोमीटर। ये भारत की समुद्री तटरेखा द्वीप समूहों सहित है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हमारा तरीका यही रहता है कि एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत से क्वेश्चन पढ़ाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बहुत ही शानदार। यहां पर न्यूमूर द्वीप कहां पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, न्यूमूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ये विवाद का कारण भी रह चुका है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पानी में समा गया। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा द्वीप जो है वो विवाद का कारण रहा है, तो वह कौन सा रहा है? न्यूमूर द्वीप रहा है, जो कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो ये आपको पता होगा, भारत और श्रीलंका, यहां पर जो श्रीलंका स्थित है उनके मध्य यहां पर जो खाड़ी है तमिलनाडु के निकट, इसको अपन मन्नार की खाड़ी कहते हैं। अंडमान सागर, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो उसका दक्षिणी हिस्सा निकोबार कहलाता है, उत्तरी हिस्सा अंडमान कहलाता है। अरब सागर भारत का ये पश्चिम में जो है इसको अपन क्या कहते हैं? अरब सागर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान के बाद ये गुजरात में बहती है और गुजरात में आता है कौन सा शहर? अहमदाबाद शहर, जिसको हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गांधी जी का साबरमती जो आश्रम है, ये साबरमती आश्रम भी दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? ये साबरमती आश्रम भी इसी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो इनको भी आपको यहां पर याद कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो कर्नाटक में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों याद रखना, यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी। अहमदाबाद किसके किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में
नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। अगर आपको और भी इस तरह की क्लास लेनी है तो प्रतिदिन वीडियो डालूंगा, और वैसे भी मैंने मेरी प्ले लिस्ट में इनकी वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में, बिल्कुल दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मणिपुर में है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है लोकटक झील। सांबर झील राजस्थान में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, बात बिल्कुल सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में स्थित नहीं है, हुसैन सागर झील कर्नाटक में स्थित नहीं है दोस्तों। ये कहां पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश मतलब हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। एक तरफ हैदराबाद, दूसरी तरफ सिकंदराबाद, और उनके बीच में स्थित है कौन सी झील, हुसैन सागर झील। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई। दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर स्थित है। कौन सी नदी के, तो दोस्तों यह चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी पर बनाई गई है। चिनाब नदी पर दोस्तों और भी विद्युत परियोजनाएं बना रखी हैं, जैसे बगलिहार परियोजना इसी पर स्थित है। सलाल परियोजना आपसे पूछी जाए, कौन सी, सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, कौन सी नदी की पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार और दोनों सलाल परियोजनाएं इसी पर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वहां का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों दच्चीग्राम का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए कि दच्चीग्राम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों दच्चीग्राम का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब ये राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया जा रहा था उस समय वहां पर 10 गांव खाली करवाए गए थे। कितने गांव, 10 गांव खाली करवाए गए थे, और इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, दच्ची वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था सन 1951 में, कि दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य को वन्य अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, 1951 में। और वर्तमान में यह क्या है, जम्मू कश्मीर का एक राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब दिया गया, तो इससे सन 1981 में दिया गया। कब दिया गया, सन 1981 में। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में 1981, और वन्य जीव अभयारण्य कब बनाया, 1951 में। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के निकट 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक शानदार क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने बहुत बार नाम सुना है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। दोस्तों सामान्यतः हम फसलों की बुआई के बाद 2 से 3 माह में उसकी कटाई कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक फसल ऐसी है जिसमें बुआई से लेकर कटाई के बीच सबसे ज्यादा अंतराल होता है, तो वह कौन सी है, गन्ना की फसल है, जिसके बीच में अंतराल सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों गन्ने की फसल को लगभग तैयार होने में 12 माह का समय यानी 1 वर्ष का समय लग जाता है, तो बुआई से कटाई के बीच लगभग 10 से 11 माह का समय लग जाता है। इतना लंबा समय इनमें से किसी फसल को नहीं लगता, तो गन्ना ही है जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाराष्ट्र में कौन सा आणविक ऊर्जा का केंद्र स्थित है। महाराष्ट्र में आणविक ऊर्जा का केंद्र तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है आणविक ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों ये भारत का पहला आणविक ऊर्जा का केंद्र है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि भारत का पहला आणविक ऊर्जा का केंद्र कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का दूसरा आणविक ऊर्जा का केंद्र राजस्थान में स्थित है। और नरोरा कहां पर स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलपक्कम कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। काकरापाड़ा कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह भी आप याद कर लेना, क्योंकि यहां से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काकरापाड़ा कहां पर है, तो काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है। कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में है। नरोरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो सभी हैं ये सभी आणविक ऊर्जा के केंद्र ही हैं। तारापुर राजस्थान में, रावत भाटा, नरोरा, कलपक्कम, काकरापाड़ा, ये सभी आणविक ऊर्जा के केंद्र ही माने
जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज नामक पुस्तक है वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सन 1909 में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गुजराती में, मूल रूप से गुजराती में थी, लेकिन जब इस हिंद स्वराज पुस्तक का अंग्रेजों ने विरोध किया तो गांधी जी ने इस पुस्तक का जो परिवर्तन है वो किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी भाषा में। मतलब उसको बाद में अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। मूल रूप से किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। गांधी जी ने यह पुस्तक कब लिखी थी? जब वो कहां से, इंग्लैंड से कहां पर जा रहे थे? दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे पानी के जहाज से। उस समय उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। कौन सी पुस्तक को? हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? किस पुस्तक में? हिंद स्वराज पुस्तक में कुल अध्याय कितने हैं? तो दोस्तों याद रखना, इस पुस्तक में कुल 20 अध्याय हैं। कौन से कितने अध्याय हैं? 20। गुजराती भाषा में 1909 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कब? जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर पानी के जहाज से जा रहे थे, उस समय लिखी गई थी। चलिए दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जितने क्वेश्चन एक साथ यहां पर तैयार हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं तैयार करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दे दीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट। दोस्तों मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जागृति दिवस कब मनाते हैं? 27 जून को मनाते हैं। आपको पता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर निकलकर एक ही आया और वह क्या होगा? 25 अगस्त होगा, जिसे मलेरिया दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? हम भारत में शुरुआत की बात कर रहे हैं कि भारत में पोलो खेल का जो प्रारंभ है वो निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, तुर्क लोगों के द्वारा। क्योंकि पोलो जो खेल है ये सबसे पहले कहां पर? फारस में ही इसका उद्भव हुआ था। कहां पर उद्भव हुआ था? फारस में इसका उद्भव हुआ माना जाता है। पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों याद रखना, पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। इस टीम में 4 खिलाड़ी इस टीम में होते हैं। घोड़े पर सवार होकर प्रत्येक व्यक्ति एक डंडी के माध्यम से उस बॉल को गोल करने की कोशिश करता है। वह खेल क्या होता है? पोलो खेले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसका आंसर होगा कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखते जाएं, आपको और भी आगे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस के क्वेश्चन भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए भारत में इसकी कोई बाधा नहीं है, वो कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है और वो अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है अमेरिका में। लेकिन भारत में इसकी कोई सीमा नहीं, वो कितनी भी बार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा दोस्तों एक उच्च सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये कभी भंग नहीं किया जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसका। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो उसके जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। जड़त्व का नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना शानदार क्वेश्चन दोस्तों। बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, उसका कारण क्या हो सकता है? कि बर्फ पानी में तैरती है
परंतु ये अल्कोहल में डूब जाती है। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों उसका कारण है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से क्या होती है? भारी होती है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है डेसिबल होता है। डेसिबल क्या है? तो दोस्तों डेसिबल ध्वनि के स्तर को मापना की एक इकाई। ध्वनि के स्तर का मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ ये 22 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया। आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुकी हैं। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप और भी इसी प्रकार की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको और ही शानदार शानदार वीडियो व्याख्या सहित पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।